आज का वीडियो क्लास 12 के मैथ्स का है और आज एक बार फिर से हम मैट्रिसेस का टॉपिक्स लेकर आए हैं। और आज के लेक्चर में मैं आपको मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ यहाँ पर हम आपको मैट्रिक्स के एडिशंस के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ मैट्रिक्स के एडिशंस के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, इन सब के बारे में आज इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशनल चैनल पर। आइए शुरू करते हैं आज का एक और प्यारा सा लेक्चर। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर देना, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर मैं आज सबसे पहले मैट्रिक्स के टाइप्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, इन सबको यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहला टाइप है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, वैसे मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स बोला जाता है जिसमें ओनली वन रो हो और इसमें कितने भी कॉलम हो। मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो वन हो, ओनली वन, और कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। तो इस तरह के मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे एग्जांपल में हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं 3x5। तो हम देख सकते हैं इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो 3 है और कॉलम यहाँ पर नंबर ऑफ रो ओनली 1 है और कॉलम यहाँ पर 3 है। तो इस तरह से इसका ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर हो जाएगा 1/3। अब चूंकि इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो 1 है तो इसे रो मैट्रिक्स कहा जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल जैसे मान लेते हैं x² + 1 6/7। तो इस मैट्रिक्स में भी हम देख सकते हैं यहाँ पर इसके इनसाइड टोटल नंबर ऑफ रोज कितना है, 1 है, और कॉलम यहाँ पर 2 है। तो इसका ऑर्डर 1/2 होगा। तो चूंकि इस मैट्रिक्स में भी टोटल नंबर ऑफ रोज ओनली 1 है तो यह भी एक रो मैट्रिक्स का एग्जांपल है। तो रो मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होगा, मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो। ठीक है, जिस मैट्रिक्स में ओनली 1 रो हो। अब टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें कितना भी हो सकता है, इसके लिए कोई भी कंडीशंस नहीं है। ठीक है, तो मात्र एक कंडीशन, मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो बट एनी नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल यहाँ पर रो मैट्रिक्स के एग्जांपल हैं। तो रो मैट्रिक्स का एक चीज तो क्लियर हो गया कि किसी भी रो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो 1/समथिंग होगा। चूंकि 1 फिक्स है, 1 इसलिए फिक्स है कि टोटल नंबर ऑफ रो कितना होगा, 1। तो जनरल फॉर्म मतलब ऑर्डर इस केस में किसका, रो मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा 1/n के फॉर्म में होगा। ठीक है, नंबर ऑफ रोज फिक्स है 1 और कॉलम या कितना भी हो सकता है। ओके, फिर दूसरा मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स। दूसरा मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स जस्ट इसका रो मैट्रिक्स का अपोजिट होता है। इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स ओनली 1 होगा बट नंबर ऑफ रो कितना भी हो सकता है। जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स ओनली 1 हो बट उसमें कॉलम्स का नंबर रो का नंबर कितना भी हो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है। एग्जांपल जैसे अगर हम मान लें यहाँ पर एक मैट्रिक्स है x 2.5/11। तो हम देख सकते हैं इस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ कॉलम 1 है बट इसमें रो यहाँ पर दिखाई दे रहा है 1 2 3 4। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ रो तो 4 है बट टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है, ओनली 1। तो इसका ऑर्डर 4/1 होगा। ठीक है, उसी तरह से एक और मैट्रिक्स लेते हैं 3 0.5-7। तो यह मैट्रिक्स में भी हम देख सकते हैं इस मैट्रिक्स में भी टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है, 1 है, और रो यहाँ पर 3 है। तो इसका ऑर्डर 3/1। तो किसी भी मैट्रिक्स में जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितना होगा, मात्र 1 होगा, उसे कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है। रो के साथ कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ पर रो कितना भी हो सकता है। जैसे इसमें 4 रो है, इसमें 3 रो है। तो इसका डेफिनेशन हो गया एनी मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम बट एनी नंबर ऑफ रो
बट एनी नंबर ऑफ रोज, एनी नंबर ऑफ रोज। ठीक है, अब इसका ऑर्डर का जनरल फॉर्म होगा m/1, क्योंकि m यहां पर चेंज करेगा, नंबर ऑफ रोज चेंज कर सकता है, बट कॉलम यहां पर फिक्स है, कितना होगा 1 है। तो ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर का जनरल फॉर्म कितना क्या होगा m/1। ये आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे लिखते हैं m इंटू एन, मतलब मैट्रिक्स का ऑर्डर हम m इंटू एन लिखते हैं, बट इसे पढ़ते हैं m/n, इंटू नहीं पढ़ते हैं, m/n। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स के बाद स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है इसे समझते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नंबर्स में हो, जो भी मैट्रिक्स जिसमें जितना रो होता है उतना ही कॉलम अगर होता है तो वह स्क्वायर मैट्रिक्स के कैटेगरी में आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं 3, 6, 11, 9। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर इस मैट्रिक्स में 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं, मतलब रो और कॉलम्स के जो नंबर्स हैं उस इस मैट्रिक्स में आपस में बराबर हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, इस एग्जांपल में भी आप देख सकते हैं जितने रो हैं यहाँ पर 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो यह भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का यहाँ पर अगर हम ऑर्डर लिखना चाहें, ऑर्डर ऑफ ए, तो इसे 2/2 नहीं लिखा जाता है। जब भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के वैल्यू इक्वल्स होते हैं, जिस कारण से उसका ऑर्डर सिर्फ एक नंबर से लिखा जाता है, जितना रो या जितना कॉलम है सिर्फ उस नंबर को यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर इस मैट्रिक्स में 2 रो और 2 कॉलम है, इसलिए इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर 2/2 लिखना गलत होगा स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में, मतलब नॉट 2/2, ये नहीं लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर ऑर्डर ऑफ बी, इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि टोटल नंबर ऑफ रो 3 है और टोटल नंबर ऑफ कॉलम भी कितना है 3 है, इसलिए यहाँ पर ऑर्डर ऑफ बी सिर्फ क्या लिखेंगे 3। कब? जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में सिर्फ एक नंबर लिखते हैं इसके ऑर्डर को रिप्रेजेंट करने के लिए, और वह नंबर जो यहाँ पर इसके ऑर्डर में हम लिखते हैं वही नंबर के बराबर इस मैट्रिक्स में रो और कॉलम के वैल्यू होते हैं। तो यहाँ पर 3/3 हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ 3 लिखेंगे। अगर आपको बुक में भी इस तरह से किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 5 लिखा हुआ मिल जाए तो सबसे पहले आपको समझना है कि यह स्क्वायर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, और अगर ऑर्डर 5 लिखा हुआ है तो उस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो 5 होगा और नंबर ऑफ कॉलम भी 5 होगा। तो इसको डिफाइन कर देते हैं, एनी मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रो, इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ रो और कॉलम जिस मैट्रिक्स में होगा उसे कौन सा मैट्रिक्स कहा जाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड एक टर्म है जिसे मेन डायगोनल कहा जाता है, तो उसको हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद मैट्रिक्स के और भी टाइप्स हैं तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल, इसको हम जानते हैं। मेन डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल, मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल, इसे 2 नेम से जाना जाता है। प्रिंसिपल डायगोनल, और ये होता किसका है? ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। ठीक है, तो इसको हम समझा देते हैं आपको। सबसे पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स को कंडेंस्ड फॉर्म में हम लेते हैं। ठीक है, इसके लिए अगर हम मान लेते हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स है यहाँ पर Aij, इसका ऑर्डर है m/m। हाँ, यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो m इंटू m, इसका ऑर्डर को लिखना
ज़रूरी होता है। बट अगर हम इसका ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू कितना होगा, m होगा, ठीक है। तो यहाँ दिखाई दे रहा है इसके ऑर्डर से कि यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब इसके एक्सपेंडेड फॉर्म को लिखते हैं, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म में इसका जो लुक होगा कुछ ऐसा होगा। यहाँ पर अगर हम m/m को हटाकर 3/3 लिखते हैं, ठीक है, जो कि 3/3 या एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3 है स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो अब इसके एक्सपेंडेड फॉर्म को हम लिखते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह से यह दिखाई देगा 11, 12, 13, फिर 21, 22, 23, फिर 31, 32 एंड 33। तो यह यहाँ पर इस मैट्रिक्स का एक्सपेंडेड फॉर्म है, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स के अंदर यह एक लाइन ऑफ एलिमेंट्स है, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ऑफ एलिमेंट्स है। यह अब दिखाई दे रहा होगा इस तरह से। इस मैट्रिक्स, इस स्क्वायर मैट्रिक्स का यह एक्सपेंडेड फॉर्म है। इसमें जो यह लाइन ऑफ एलिमेंट्स है जिसके हर एलिमेंट का, आप देख सकते हैं इसके हर एलिमेंट का i और j का वैल्यू इक्वल है। i मतलब नंबर ऑफ, i मतलब मैट्रिक्स का कौन सा रो, और j मतलब मैट्रिक्स का कौन सा कॉलम। तो यहाँ पर यह जो लाइन ऑफ एलिमेंट्स हैं जिसमें 3 एलिमेंट हैं, ऑर्डर अगर 3 होगा तो यहाँ पर 3 एलिमेंट होंगे इस लाइन ऑफ एलिमेंट में, ऑर्डर अगर 4 होगा तो इस लाइन ऑफ एलिमेंट्स में 4 एलिमेंट्स होंगे। लेकिन इन सारे एलिमेंट्स का i और j का वैल्यू सेम है। तो यह लाइन ऑफ एलिमेंट्स इस स्क्वायर मैट्रिक्स का मेन डायगोनल कहलाता है, ठीक है। यही क्या कहलाएगा, मेन डायगोनल, मेन डायगोनल, मेन डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो कहने का मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका वो एलिमेंट या वो लाइन ऑफ एलिमेंट्स जिसमें a i j में i और j आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स का मेन डायगोनल कहलाता है, ठीक है। और बाकी यहाँ पर जो इसके ऊपर और नीचे एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसको इस तरह से, तो इफ a i j एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर कितना है m, तो इफ a i j यह कंडेंस्ड फॉर्म में लिखा गया एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो देन लाइन ऑफ एलिमेंट्स, लाइन ऑफ एलिमेंट्स, लाइन ऑफ एलिमेंट्स ए आई जे, लाइन ऑफ एलिमेंट्स ए आई जे मतलब जिसमें सारा एलिमेंट्स ए आई जे को रिप्रेजेंट करता है, सच डेट आई इक्वल्स टू जे। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में वो लाइन ऑफ एलिमेंट्स ए आई जे जिसमें आई और जे मतलब इस एलिमेंट में जो आई और जे यहाँ पर होगा, हर एलिमेंट का आई और जे का वैल्यू होगा, तो वो आई और जे क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये लाइन ऑफ एलिमेंट्स क्या कहलाता है, मैट्रिक्स का मेन डायगोनल कहलाता है, ठीक है। मैट्रिक्स का मेन डायगोनल कहलाता है, ओके। तो यहाँ पर इस एग्जांपल में यह मेन डायगोनल हो गया, इधर से नहीं होगा, आपको याद रखना है। इधर से आप देख सकते हैं यह 3 और 1 है, ये भले ही आई और जे इक्वल है, लेकिन इन 2 एलिमेंट का अगर हम इधर से लेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इधर से आई और जे हर एलिमेंट का इक्वल नहीं होता है। बट इधर से इधर अगर हम लेंगे इस तरह से, ठीक है, तो इस कंडीशन में इस लाइन ऑफ एलिमेंट्स में हर एक एलिमेंट्स का आई और जे इक्वल होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में वो एलिमेंट ए आई जे जिसका आई और जे इक्वल होगा, वो सारे के सारे एलिमेंट्स मेन डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। और ये लाइन ऑफ एलिमेंट्स, ये जो लाइन ऑफ एलिमेंट्स है यहाँ पर, यह क्या कहलाता है, मेन डायगोनल कहलाता है, मेन डायगोनल, ठीक है। और रेस्ट एलिमेंट, ठीक है, यहाँ पर मेन डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर रेस्ट एलिमेंट जो स्क्वायर मैट्रिक्स में होते हैं वो सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो इसको भी हम लिख देते हैं आपको, फॉर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, फॉर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स या एंट्रीज ए आई जे, आई डज नॉट इक्वल्स टू जे, ठीक है। जितना भी नॉन डायगोनल एंट्रीज होगा ए आई जे, उसका आई और जे इक्वल नहीं होगा। आप देख सकते हैं ये 3 और नीचे का 3, इसमें
सारे एलिमेंट्स में आई और जे के वैल्यू इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर इस स्क्वायर मैट्रिक्स में जिसका ऑर्डर 3 था, मेन डायगोनल में टोटल 3 एंट्रीज हैं। अगर ऑर्डर 4 होगा तो मेन डायगोनल में टोटल एंट्रीज कितना हो गए, 4 होंगे। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये मेन डायगोनल का डेफिनेशन था। अब मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल पे बेस्ड आगे यहाँ पर मैट्रिक्स के कुछ टाइप्स होते हैं, इसको जानते हैं। अब फिर से मैट्रिक्स के यहाँ पर कुछ टाइप्स होंगे जो कि मेन डायगोनल पे बेस्ड होंगे, मतलब सारे के सारे अब जो मैट्रिक्स पढ़ेंगे यहाँ पर फिर हम वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। जिसमें सबसे पहला मैट्रिक्स आता है यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स सबसे पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सारा नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो, मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सारा नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हो, वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं, 3 0 0 0 5 0 0 0 0। तो हम देख सकते हैं यह स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 है। इसमें डायगोनल, यह डायगोनल हो गया मेन डायगोनल। मेन डायगोनल को छोड़कर जो एलिमेंट होता है वह नॉन डायगोनल एलिमेंट्स या नॉन डायगोनल एंट्रीज कहलाता है। तो एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सारा नॉन डायगोनल एंट्रीज सारा का सारा 0 हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन डायगोनल के ऊपर और नीचे जितने भी एंट्रीज हैं या एलिमेंट्स हैं सभी के सभी क्या है, 0 है। तो यह एक डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसको डिफाइन कर देते हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स in which all non-diagonal entries are only 0, ठीक है। और अगर कंडेंस्ड फॉर्म में इसको लिखें स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा होगा, ए आई जे एम बाय एम, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। यहां पर ये कंडेंस्ड फॉर्म में एक स्क्वायर मैट्रिक्स है सच डेट जिसका एलिमेंट ए आई जे कितना 0 फॉर आई डज नॉट इक्वल्स टू जे। मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर वो सारा एलिमेंट्स ए आई जे 0 होगा जिसका आई और जे आपस में इक्वल नहीं है। और अभी अभी मैंने आपको बताया है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स में वो एलिमेंट जिसका आई और जे आपस में इक्वल नहीं होता है वो नॉन डायगोनल एंट्रीज कहलाता है। तो यहाँ पे सारा का सारा नॉन डायगोनल एंट्रीज कितना है, 0 है। तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कुछ और एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं और कुछ यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चंस को बताते हैं यहाँ पर। जैसे अगर हम एक और मैट्रिक्स लें बी 3 0 0 3, ठीक है, या इसको 8 कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं यह मेन डायगोनल है। तो मेन डायगोनल को छोड़कर यहाँ पर रेस्ट नॉन डायगोनल एंट्रीज कितना है, 0 है। तो यह डायगोनल मैट्रिक्स के एग्जांपल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे करूँ कि एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है। एक मैट्रिक्स है, ऑर्डर कितना है, 3। तो जैसे ही हमने ऑर्डर 3 लिखा आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। अब ऑर्डर 3 है तो इसके अंदर टोटल एलिमेंट्स कितना होगा, 9 होगा। तो अगर एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3 है तो इस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए इसमें मिनिमम कितना 0 होना ही चाहिए। तो मिनिमम 0 मतलब एक मैट्रिक्स जब ऑर्डर 3 का है तो उसमें टोटल 9 एंट्रीज होंगे, और मेन डायगोनल में टोटल कितना एंट्रीज होंगे, 3 एंट्रीज होंगे। तो मेन डायगोनल की एंट्रीज को अगर हम माइनस कर देंगे टोटल एंट्रीज जो कि 9 है, तो 9 में से 3 माइनस कर देंगे तो 6 नॉन डायगोनल एंट्रीज होंगे। तो 6 नॉन डायगोनल एंट्रीज होंगे तो 6 ये जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सब के सब 0 तो होंगे ही। तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3 है उसके अंदर मिनिमम 6 zeros तो होना ही चाहिए।
अब यहाँ पर जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो भी जीरो हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ये जीरो के जीरो होने ही चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर हम यहाँ पर एक ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स लिखेंगे 3 0 0 0 1 0 0 0 1, तो देख सकते हैं इस स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3 है इसके अंदर टोटल 9 एंट्रीज हैं। 9 एंट्रीज में से ये मेन डायगोनल है, तो इसको घटा देंगे 9 में से तो 6 एंट्रीज है, ऊपर का 3 नीचे का 3, ये 6 के 6 जीरो होगा तभी जाके यह मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तो मिनिमम इसके अंदर 6 जीरो तो होना ही चाहिए। तो क्या 6 से ज़्यादा जीरो हो सकता है? हो सकता है। यहाँ पर जैसे ये 3 और 1 है और ये जीरो हो सकता है, तब भी ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स सिर्फ नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए। डायगोनल का एलिमेंट क्या है नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैक्सिमम इसमें हम कह सकते हैं अगर ये तीनों जीरो हो जाएगा तो टोटल मैक्सिमम इसमें 9 जीरो हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर एक मैट्रिक्स ऑर्डर 3 मैट्रिक्स है तो इस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए मिनिमम इसके अंदर कितना जीरो होना चाहिए? तो सबसे पहले हम इसका टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज निकाल लेंगे 9, उसमें मेन डायगोनल के एलिमेंट्स कितना होता है माइनस कर देंगे, तो 9 में से 3 माइनस कर देंगे 6, मिनिमम 6 जीरो होना चाहिए। और अगर मान लेते हैं ऑर्डर 5 होगा तो मिनिमम कितना जीरो होना चाहिए? तो टोटल एंट्रीज कितना हो जाएगा 25, इसमें हम मेन डायगोनल के एलिमेंट को माइनस कर देंगे तो कितना आंसर आएगा 20। तो नॉन डायगोनल एंट्रीज टोटल कितना होगा 20, तो मिनिमम 20 जीरो तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैट्रिक्स का टाइप है स्केलर मैट्रिक्स, इसको डिफाइन कर देते हैं हम। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, या कह सकते हैं स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसमें मेन डायगोनल का सारा एलिमेंट इक्वल होता है। स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसका मेन डायगोनल का सारा एलिमेंट्स इक्वल होता है। अब अगर स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होता है तो उसका नॉन डायगोनल एंट्रीज सारा का सारा क्या होगा? जीरो होगा। जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ पर दिखाते हैं आपको, मैट्रिक्स मान लेते हैं ए है, तो यहाँ पर यह एक स्केलर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहला कंडीशन है यह डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, और जैसे ही डायगोनल मैट्रिक्स होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। लेकिन अब डायगोनल मैट्रिक्स के अंडर जो मेन डायगोनल का सारा एलिमेंट है वह सारा आइडेंटिकल होना चाहिए। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं मेन डायगोनल में यहाँ पर 3 एलिमेंट हैं और तीनों के तीनों सेम हैं, आइडेंटिकल हैं, 3 है। तो यह एक स्केलर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स को हम कह सकते हैं इट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर आइडेंटिकल। ए डायगोनल मैट्रिक्स, a diagonal matrix in which all the entries in main diagonal are क्या होगा? all the entries in main diagonal are identical। ठीक है, यह डेफिनेशन हो गया। अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें किसको? स्केलर मैट्रिक्स को, तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज इफ मैट्रिक्स ए कंडेंस्ड फॉर्म है इसका m/m, ये कैसा मैट्रिक्स हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स सच डेट जिसका सारा नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या है? जीरो है, मतलब ए आई जे बराबर जीरो। इसकी कंडीशन में जब आई और जे इक्वल नहीं होंगे, मतलब यह स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें वो सारा एलिमेंट ए आई जे का वैल्यू जीरो है जब आई डज नॉट इक्वल टू जे, मतलब नॉन डायगोनल एंट्रीज जिसका आई और जे जानते हैं इक्वल नहीं होता है स्क्वायर मैट्रिक्स में, और इक्वल्स टू के ए कांस्टेंट फॉर आई इक्वल्स टू जे। और बाकी जब आई और जे इक्वल होगा, मतलब जो डायगोनल एंट्रीज का एलिमेंट होगा वो के
एक कांस्टेंट मतलब आइडेंटिकल होगा। जैसे इस एग्जांपल में अगर हम यहाँ पर k के बारे में जानना चाहें तो उस k का वैल्यू यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो ये हो गया इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन, और यह डेफिनेशन मतलब लैंग्वेज का डेफिनेशन है, ठीक है। तो यह हमारे काम का डेफिनेशन है। इस तरह के आपको यूजेज बुक्स में मिलेंगे। जब स्केलर मैट्रिक्स होगा तो इस तरह के सिंबल से आपको कुछ क्वेश्चंस के बारे में इंफॉर्मेशन दिए जाएंगे। तो यह स्टैंडर्ड डेफिनेशन ही आपको काम में आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम एक क्वेश्चन करें कि एक स्केलर मैट्रिक्स है, उसमें ऑर्डर 3 है, मिनिमम कितना जीरो हो सकता है, मैक्सिमम कितना जीरो हो सकता है। तो जैसे ऑर्डर 3 है तो टोटल एंट्रीज 9 होगा, मेन डायगोनल को हटा देंगे 3, टोटल एंट्री 6, मेन डायगोनल नहीं नॉन डायगोनल का टोटल एंट्रीज कितना होगा 6 होगा। तो 6 जीरो तो मिनिमम होना ही चाहिए। मैक्सिमम कितना जीरो होगा, तो मैक्सिमम अगर हम यहाँ पर जीरो रख देते हैं, यहाँ पर इस 3 को जीरो बना देते हैं, तो हम जानते हैं इस 3 को सिर्फ एक 3 को जीरो नहीं बल्कि तीनों 3 को जीरो बनाना होगा, क्योंकि यहाँ पर स्केलर मैट्रिक्स में मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट्स आइडेंटिकल होते हैं। तो अगर हम एक एंट्रीज को जीरो बनाएंगे तो इन तीनों को जीरो बनाना होगा। तो जब ये तीनों जीरो हो जाएंगे तो 6 + 3 मतलब जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है उसके कारण से इसके अंदर का टोटल एलिमेंट्स 9 है, तो मैक्सिमम इसमें 9 जीरो होगा, मिनिमम कितना हो जाएगा 3। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 6 है, तो मिनिमम जीरो कितना होगा, मैक्सिमम जीरो कितना होगा। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। मिनिमम जीरो जो ऑर्डर है 6 मैट्रिक्स का, तो टोटल एंट्रीज 36 होगा। 36 में अगर हम मेन डायगोनल को माइनस कर देंगे तो मिनिमम जीरो 30 होगा और मैक्सिमम जीरो 36 होगा, ठीक है। वेरी सिंपल। तो स्केलर मैट्रिक्स के बारे में आपको ये सब बातें याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है। नेक्स्ट मैट्रिक्स को कहा जाता है आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स यह एक स्केलर मैट्रिक्स होता है जिसका मेन डायगोनल का एलिमेंट जो कि आइडेंटिकल होता है स्केलर मैट्रिक्स में, वो सारे के सारे 1 होते हैं। मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स होगा जिसका मेन डायगोनल का सारा एलिमेंट जो कि आइडेंटिकल होता है स्केलर मैट्रिक्स के केस में, और वो यहाँ पर 1 होता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाते हैं 1 0 0। तो हम देख सकते हैं यह एक स्केलर मैट्रिक्स है। चूंकि स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसका मेन डायगोनल को छोड़ के सारा एलिमेंट 0 होता है और डायगोनल का सारे एलिमेंट आइडेंटिकल होते हैं। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो स्केलर मैट्रिक्स के एक टाइप होते हैं उसमें मेन डायगोनल का सारा एलिमेंट 1 होता है, आइडेंटिकल होता है, लेकिन वो सारा आइडेंटिकल वैल्यू 1 होता है, ठीक है। अब ये एक खास तरह का मैट्रिक्स है और इसका दूसरा नाम यूनिट मैट्रिक्स भी आपको याद रखना है। अब इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सिंबल मैथमेटिक्स में फिक्स कर दिया गया है। तो आइडेंटिटी वर्ड आई से स्टार्ट होता है, तो जितने भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं मैथमेटिक्स में उसे आई से डिनोट किया जाता है। तो इस मैट्रिक्स का नाम आई होगा, ठीक है। किसी किसी बुक में इस तरह से भी लिखा जाता है, मतलब इसका नाम आई तो लिखेंगे, आई हमेशा लिखना है। कभी कभी इसका ऑर्डर को क्लियर दिखने के लिए इसका ऑर्डर को हम इसके नीचे लिखते हैं, ठीक है। I3 मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई का मतलब हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स और 3 इसका ऑर्डर हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं जैसे I2। तो I2 में 1 0 0 1, ठीक है। तो यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ऑर्डर 2 है जिसमें 2 मेन डायगोनल एलिमेंट हैं और दोनों के दोनों 1 है और रेस्ट 0 है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन करें कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 3 है तो इसमें मिनिमम 0 कितना होगा, मैक्सिमम 0 कितना होगा, तो हम जानते हैं यह तीनों का तीनों 1 ही होगा हमेशा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मेन डायगोनल का सारा एलिमेंट हमेशा फिक्स है 1 होता है। क्योंकि ऑर्डर 3 है तो नॉन डायगोनल एलिमेंट में 6 एलिमेंट हैं, तो मिनिमम 0 6 होंगे, मैक्सिमम 0 भी 6 ही होंगे। 6 से एक भी 0 कम और एक भी 0 ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो फिर यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन अगर हम फिर से आपसे करें कि अगर एक मैट्रिक्स ऑर्डर 5 का है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है
तो इसके अंदर मिनिमम और मैक्सिमम कितने जीरो होंगे, तो आपको आसानी से इसका आंसर मिल जाएगा। क्योंकि ऑर्डर अगर 5 है तो टोटल एंट्रीज कितना होगा 25। मेन डायगोनल के 5 एंट्रीज को हटा देंगे तो टोटल एंट्रीज जो कि नॉन डायगोनल में है वह 20 है। तो 20 जीरो इसके अंदर मिनिमम और मैक्सिमम दोनों के वैल्यू होंगे, इतने जीरो तो होने ही चाहिए। और फिर इसके अंदर कितना 5 होगा, सॉरी कितना 1 होगा, तो वह कितना होगा 5 होगा। ठीक है, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 3 का है तो इसके अंदर 3 1 है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर ऑर्डर 2 का है इसके अंदर 2 1 है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर 5 ऑर्डर का है तो इसके अंदर टोटल कितना 1s होंगे 5 होंगे। ठीक है, तो इसको डिफाइन कर देते हैं। इट इज ए स्केलर मैट्रिक्स, इट इज ए स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स whose main diagonals are whose main diagonal entries are only 1। ठीक है, इसका मेन डायगोनल एंट्रीज सिर्फ क्या होगा 1 होगा। और अगर इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज इफ एक मैट्रिक्स है, नाम है ए आई जे, ऑर्डर है m बाय m। ठीक है, ऑर्डर m बाय m है इसलिए यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, मतलब ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट मैट्रिक्स स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए, स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स में सारा नॉन डायगोनल एंट्रीज 0, तो सच दैट कह सकते हैं यहाँ पर ए आई जे बराबर 0 और आई डज नॉट इक्वल टू जे, मतलब वो सारा एलिमेंट ए आई जे जिसका आई और जे इक्वल्स नहीं होगा, जो कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहलाता है, वो सब के सब 0 और 1 जब आई और जे इक्वल होगा। तो आई और जे जब इक्वल होगा यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर वो सारा एलिमेंट्स कहाँ पर होगा, मेन डायगोनल पर, और वो फिक्स है कितना होगा 1 होगा। तो ये डेफिनेशन स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमेशा आपको याद रखना है, डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए सिंबल फिक्स कर दिया गया है आई और आई एन। एन क्या है, ऑर्डर, या तो आई होगा या कभी कभी आई एन लिखा होगा। एन क्या होता है, मैट्रिक्स का, इस केस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स के ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यह भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें नॉन डायगोनल, मतलब मेन डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंडर मेन डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। ठीक है, जैसे हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं, फिर इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखकर आपको समझाएंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स है A11 12 13 21 22 23 31 32 33, यह स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का, यह इसका मेन डायगोनल हो गया। अभी मेन डायगोनल के नीचे यहाँ पर जो 3 एलिमेंट हैं, ये तीनों 0 अगर हो जाता है तो यह अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो यह क्या कहलाएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह तीनों एलिमेंट में जो आई का वैल्यू है वह जे से हमेशा बड़ा है। जैसे A21 में आई का वैल्यू कितना है 2, जे का 1 है, तो 2 1 से ग्रेटर है, 3 1 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है। तो कहने का मतलब एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, इसके अंदर मेन डायगोनल के नीचे का सारा एलिमेंट 0 होता है, या कह सकते हैं वो सारा एलिमेंट ए आई जे का वैल्यू 0 होगा जिसका आई जे से ग्रेटर होगा। ठीक है, तो
इसको सबसे पहले डिफाइन कर देते हैं, फिर एक रियल एग्जांपल हम आपको देंगे। तो इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स in which all the elements below to diagonal, all the entries below to main diagonal are only zeros। ठीक है, जिसके अंडर मेन डायगोनल के बिलो मतलब नीचे का सारा एंट्रीज कितना होगा, 0। तो कह सकते हैं डेट इज एक मैट्रिक्स है ए आई जे, ऑर्डर है m बाय m। ठीक है, ये मैट्रिक्स है जिसका कंडेंस फॉर्म लिखा गया है ए आई जे m बाय m। कैसा मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच डेट ए आई जे बराबर 0। कब, जब i का वैल्यू j से ग्रेटर होगा, इफ i ग्रेटर देन j। i का वैल्यू जिस मैट्रिक्स में j से ग्रेटर है, जिस एलिमेंट का, उस सब का वैल्यू अगर 0 आता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर, तो वह कैसा मैट्रिक्स होगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, एक एग्जांपल हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यह मैट्रिक्स हम देख सकते हैं, यह हमारा मेन डायगोनल है, यह हमारा मेन डायगोनल है। तो मेन डायगोनल के नीचे यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं, तीनों के तीनों क्या है, 0 हैं। ठीक है, तो यह मैट्रिक्स ए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के एग्जाम्पल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यह मैट्रिक्स ए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के एग्जाम्पल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसी तरह से लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होता है, तो उसको भी हम डिफाइन करते हैं। अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसे भी हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं, तो इसको सिर्फ मिटाते हैं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से जस्ट रिवर्स होगा, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसमें वो सारा एंट्रीज जो कि मेन डायगोनल के एबव होगा, तो इसे हम एबव कर देते हैं। एबव, वो सब के सब क्या होंगे, 0 होंगे। और यहाँ पर भी हमें लिखना होगा, मतलब ये सारा एलिमेंट जिसका i और j का वैल्यू, मतलब i का वैल्यू j से लेस होगा, i लेस देन j। ठीक है, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। तो इस बार हमारे सामने फिर से यह एक मैट्रिक्स है, ए कंडेंस्ड फॉर्म में है। तो इस केस में लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए मेन डायगोनल के ऊपर का जो भी एलिमेंट है सारा का सारा, वह सब 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यह इसका मेन डायगोनल है। मेन डायगोनल के एबव यहाँ पर 3 एंट्रीज हैं, और ये तीनों के तीनों अगर 0 हो जाते हैं तो यह एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पर स्पष्ट देख सकते हैं, यहाँ पर यह 3 एलिमेंट में जो i के वैल्यू हैं वह j के वैल्यू से लेस हैं, इसलिए हम यहाँ पर ए आई जे बराबर 0, i लेस देन j लिखे हैं। ठीक है, तो यह जस्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के रिवर्स होता है। तो इसका अब एक रियल एग्जांपल अगर हम यहाँ पर दें, तो कुछ इस तरह का एग्जांपल हमारे सामने होगा। 3 5 0 मैट्रिक्स ए 3 0 3 1 0 5 6 और 5 6 0 1 2 7। ठीक है, तो ये हमारा मेन डायगोनल है, ये हमारा मेन डायगोनल है। मेन डायगोनल के एबव यहाँ पर 3 एलिमेंट्स, और तीनों के तीनों क्या दिखाई दे रहा है, 0 दिखाई दे रहा है। तो यह एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इन दोनों मैट्रिक्स मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसके यूजेज आपको आपके सिलेबस में शायद ही दिखाई देंगे। किसी बोर्ड के सिलेबस में ही यह मैट्रिक्स के दोनों टाइप आपको दिखाई देंगे। और इसके पहले तक मतलब जो लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर के पहले जितने भी मैट्रिक्स के टाइप्स अभी तक हमने आपको बताए हैं, ये सारे आपको आपके किसी भी सिलेबस के आप मतलब
स्टूडेंट हो आपको सारे के सारे सिलेबस में दिखाई देंगे। ये दोनों टाइप आपको शायद ही किसी बोर्ड के सिलेबस में आपको दिखाई देंगे, फिर भी मेरा बताना काम था इसलिए मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब एक मैट्रिक्स का लास्ट टाइप जो आपको सारे बोर्ड के सिलेबस में मिलेंगे, जिसे जीरो या नल मैट्रिक्स कहा जाता है, ठीक है। जीरो और नल मैट्रिक्स, ठीक है। जीरो और नल मैट्रिक्स, सबसे पहले यह एक मैट्रिक्स होता है। यह एक मैट्रिक्स होता है मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है और अदर देन स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, सिर्फ मैट्रिक्स होना चाहिए। और एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके इनसाइड सारा का सारा एंट्रीज जीरो हो, ओनली जीरो। एक मैट्रिक्स चाहे वह किसी भी ऑर्डर का हो, उसके अंदर अगर सारा का सारा एंट्रीज जीरो हो तो वह जीरो या नल मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल 0 0 0 0 0 0। तो इस मैट्रिक्स में हम देख सकते हैं सारा एंट्रीज जीरो है, तो इसलिए यह एक जीरो और नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर लिखें एक ही एलिमेंट है बट जीरो है, तो यह भी जीरो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, 0 0 0, ठीक है। तो ये सब के सब जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। मैथमेटिक्स में जीरो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल फिक्स कर दिया गया है। मैथमेटिक्स में आप किसी भी सिलेबस के मतलब किसी भी सिलेबस के अंदर मैट्रिक्स को अगर स्टडी कर रहे हैं तो मैट्रिक्स पूरे मैट्रिक्स के अंदर जीरो या नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है ओ से, कैपिटल ओ से। तो इसका हम नाम ए बी सी नहीं लिखेंगे, सिर्फ हमेशा ओ लिखेंगे। यह भी ओ ही होगा, यह भी ओ ही होगा, यह भी ओ ही होगा। तो जब एक मैट्रिक्स जिसके इनसाइड सारा का सारा एंट्री जीरो हो, जीरो या नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है और इसके लिए सिंबल फिक्स कर दिया गया है, हमेशा इसको कैपिटल लेटर ओ से डिनोट किया जाता है। तो इसको डेफिनेशन को हम लिख देते हैं एनी मैट्रिक्स whose all entries are only zeros, ठीक है। जिसके अंदर सारा का सारा एंट्रीज ओनली जीरोज हो, वही जीरो या नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। यह मैट्रिक्स अलजेब्रा के अंडर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आगे मैट्रिक्स का अलजेब्रा अभी हम शुरू करेंगे तो उसमें इसके बहुत सारे यूजेज, बहुत सारे प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको मैट्रिक्स के टाइप्स पर बेस्ड कुछ बहुत ही रोचक क्वेश्चंस सॉल्व करके बताने वाला हूँ। तो आप सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको बोर्ड्स के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और साथ ही साथ आपको कंपटीशन के एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स। फाइंड द टोटल नंबर of matrix that can be formed using the पहला entries 1 2 0 4 and order 3/2, ठीक है। हर केस में यहाँ पर हमें टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितना होगा इसका वैल्यू फाइंड करना है। कंडीशन है कि जो एंट्रीज हम इसमें यूज कर सकते हैं दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द एंट्रीज, जिसमें हम एंट्रीज मतलब उस मैट्रिक्स के अंदर हम एंट्रीज के तौर पे सिर्फ 1 2 0 और 4 रख सकते हैं और हर बार जो बनने वाला मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर 3/2 होगा। तो ऐसा कितना मैट्रिक्स हम फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए आप 11th में आपने परमुटेशन और कॉम्बिनेशन एक चैप्टर पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा परमुटेशंस का यूज़ करेंगे। बहुत ही सिंपल परमुटेशंस का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का कॉन्सेप्ट है उसे यूज़ करेंगे। फिर भी अगर आप नहीं जानते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पर आपको मेथड समझा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3/2। तो 3/2 का मतलब 3 रो होगा और 2 कॉलम होगा। तो एक्चुअल में इसका लुक क्या होगा उसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। हर लाइन में 2 एलिमेंट होगा,
यहाँ पर, इसको हम हर एलिमेंट के लिए एक बॉक्स यहाँ पर यूज़ करेंगे। अभी सिर्फ हम आपको बताने के लिए ये बॉक्स यूज़ कर रहे हैं, नहीं तो इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए पेन और पेपर का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, सिर्फ ये सब आपके माइंड में ही हो जाएगा। तो जो भी मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर 3/2 है, उसका लुक कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। अब हमें मालूम करना है कि हम इस तरह के कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसमें जो भी एंट्रीज हम रख सकते हैं वह 1 2 0 4, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम मैट्रिक्स बनाएंगे तो ये 6 के 6 एलिमेंट्स यहाँ पर हमें सबसे पहले हर एक एलिमेंट्स यहाँ पर दिखने चाहिए। अगर इसमें से एक भी एलिमेंट्स को अगर हम नहीं दिखाते हैं, 5 ही रखते हैं, तो मैट्रिक्स तो होगा नहीं। मतलब अगर हमें यह मैट्रिक्स को फॉर्म करना है कंप्लीटली, तो इसके लिए हमें ये 6 बॉक्स फिल करने होंगे। इन चारों में से किसी एक को यहाँ पर रखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहला बॉक्स, मतलब यह पहला एलिमेंट, मतलब पहला काम करने का तरीका, यहाँ पर जो हम एक एलिमेंट रखेंगे मतलब यह बॉक्स को भरेंगे, तो पहला वर्क करने का तरीका इन चारों में से किसी को रख सकते हैं। तो चारों में से किसी को भी रख सकते हैं। तो इस बॉक्स को भरने का टोटल तरीका कितना हो जाएगा? 4। फिर इस बॉक्स में मतलब यहाँ पर भी एलिमेंट रखेंगे, तो इस दूसरे बॉक्स को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, मतलब दूसरा काम करने का तरीका 1 2 3 4 अगेन 4। जो यहाँ आ जाएगा वह यहाँ भी आ सकता है, ऐसा कोई कंडीशन इस तरह से नहीं दिया गया है कि एक एलिमेंट हम रख दिए हैं तो दूसरा बार हम उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इस बॉक्स को भरने का तरीका 4, इस बॉक्स को भरने का तरीका 4, फिर इस बॉक्स को भरने का तरीका 4, फिर इस बॉक्स को भी भरने का तरीका 4 होगा, इसका भी 4 होगा, इसका भी 4 होगा, ठीक है। तो अब हम जानते हैं यहाँ पर जो मेन वर्क है, मतलब जो मैट्रिक्स बनाने का काम, जो मेन वर्क है, इसे पूरा करने के लिए यहाँ पर यह 6 के 6 वर्क करने होंगे। तो मेन वर्क को करने का तरीका यहाँ पर जितना भी वर्क हमने किया है सबको परफॉर्म करने का मेथड्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है। तो टोटल नंबर्स ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस, मैट्रिक्स बनाना मतलब एक मैट्रिक्स फॉर्म करना, वह मेन वर्क हो गया, जिसे पूरा करने के लिए हमें यह 6 बॉक्स भरने होंगे, मतलब 6 काम करने होंगे। तो परमुटेशन बोलता है मेन वर्क करने के लिए अगर छोटा छोटा बहुत सारा काम करना हो तो उस मेन वर्क को करने का तरीका हर काम करने का तरीका का प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो मेन वर्क करने का तरीका मतलब मैट्रिक्स फॉर्म कितना होगा, ठीक है, इस काम को करने का टोटल तरीका, मतलब टोटल मैट्रिक्स कितना फॉर्म होगा। तो हर बॉक्स को भरने का जो यहाँ पर तरीका है, जो मेथड है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 × 4 × 4 × 4 × 4 मतलब 4 पे पावर 6, ठीक है। अब इसका जितना भी आंसर होगा आप कर लेंगे, ठीक है। यह बहुत बड़ा आंसर होगा, हो सकता है यह 2000 से ऊपर का आंसर हो, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल मैट्रिक्स जो फॉर्म होंगे उसके नंबर्स 4:6 इसके बराबर होंगे, ठीक है। उसी तरह से अगर हम यह दूसरा क्वेश्चन दें, इसी में यूजिंग the find the total number of matrix that can be formed using the entries 1 0 5 4 of order 3, ठीक है। तो टोटल कितना मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं जब हम उसमें एंट्रीज यूज कर सकते हैं 1 0 5 4, और हर केस में जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा उसका ऑर्डर कितना है? 3। तो ऑर्डर 3 है तो यहाँ पर टोटल एलिमेंट्स कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कुछ इस तरह का मैट्रिक्स का लुक होगा। हर बार मैट्रिक्स जो फॉर्म होगा उसका कुछ लुक इस तरह का होगा। अब यहाँ पर फिर से हर बॉक्स को फिल करेंगे। तो हर बॉक्स को फिल करने का यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन कितना है? 4 है, इसको भी 4 4 4, ठीक है। तो हर काम करने का तरीका कितना हो गया? 4 होगा। तो टोटल मैट्रिक्स जो 4 मतलब हम फॉर्म कर सकते हैं इस केस में, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स, वह इन सारे जो बॉक्स को फिल करने का मेथड है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। तो 4 × 4 × कितना टाइम्स? 9 टाइम्स, मतलब 4:9। तो टोटल नंबर ऑफ
पॉसिबल मैट्रिसेस। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस कितना हो जाएगा? 4 को हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितना बार? 9 बार, तो 4⁹9। यह आंसर भी बहुत बड़ा होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको बनाने हैं। तो आपको मेनली कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ऑर्डर देखना है। तो ऑर्डर से टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज मतलब बॉक्स का काम करेगा, ठीक है। तो बॉक्स का काम करेगा और हर एंट्रीज को भरने का तरीका कितना है वह यहाँ पर मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर ये एंट्रीज यूज्ड यह मान लेते हैं P है, और टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज अगर मान लेते हैं कितना है? Q है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल एंट्रीज जानते हैं। जैसे यहाँ पर 4 × 4 × 4 कितना बार मल्टीप्लाई हुआ है? 9 से। तो 4 यहाँ पर किसका वैल्यू है? 4 है एंट्रीज जो कि हम यूज कर सकते हैं। तो एंट्रीज जो यूज कर सकते हैं वह कितना है? P, ठीक है। और इस पे पावर नंबर ऑफ बॉक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉक्स कितना है? 9। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉक्स कितना है? Q, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो भी एंट्रीज यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं वह बेस होगा, और जो टोटल नंबर ऑफ बॉक्स होगा वह एक्सपोनेंट हो जाएगा। यही आंसर होगा। लेकिन ये एक जनरल मैट्रिक्स, एक ऑर्डिनरी मैट्रिक्स के केस में होगा, ठीक है। फिर यही अगर कोई स्पेशल मैट्रिक्स होगा तो फिर इस तरह के आंसर को हम दूसरी तरह से निकालने होंगे, जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन को चेंज करते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ matrices. Find the total number of matrix that can be formed using the entries 1 3 9 0, and it is a diagonal matrix. It is a diagonal matrix of order 3, ठीक है। इस बार कंडीशन लगा दिए हैं यहाँ पर, यूजिंग द एंट्रीज। कितना टोटल मैट्रिक्स बना सकते हैं यह हमें फाइंड करना है, जबकि एंट्रीज हमें यूज कर सकते हैं 1 3 9 0। ये सिर्फ 4 एंट्री यूज कर सकते हैं। जो बनने वाला मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर 3 है। तो यहाँ पर ऑर्डर 3 एक कंडीशन हो गया, और दूसरा डायगोनल मैट्रिक्स दूसरा कंडीशन हो गया, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स ऑर्डर 3, तो यहाँ पर कुछ इस तरह के इसका लुक होगा। अब डायगोनल मैट्रिक्स में जानते हैं मेन डायगोनल को छोड़ के बाकी सारा एलिमेंट तो फिक्स है, 0 ही होगा। तो ये 6 के 6 एलिमेंट तो 0 ही हो गए। इसमें तो कुछ हमें सोचना ही नहीं है, मतलब इन सबको भरने का तरीका एक है, इसे यहाँ पर सिर्फ हम 0 रख सकते हैं। अब जो यहाँ पर सबसे बड़ा काम करना है वह इन तीनों बॉक्स को भरने का करना है। तो इसमें हम इन 4 में से कोई भी एलिमेंट रख सकते हैं। तो इसको फिल करने का तरीका कितना हो जाएगा? 4। फिर इसको फिल करने का तरीका कितना होगा? 4। इसको भी फिल करने का तरीका 4 होगा, ठीक है। और बाकी सबको फिल करने का तरीका 1 है। तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ठीक है, इन तीनों को फिल करने का जो मेथड्स है उसके प्रोडक्ट के बराबर होगा। क्योंकि बाकी हम जानते हैं 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो 4 × 4 × 4 64 टोटल मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। तो जब यहाँ पर कुछ कंडीशनल मैट्रिक्स आ जाएंगे तो फिर आपको उस तरह के मेथड यूज़ करना है। मतलब ये जो जनरल मेथड है, आपको बॉक्स बनाना है, हर बॉक्स को भरने का तरीका कितना होगा उसे मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। इस तरह का काम करके बनाना है, ठीक है। जो हमने प्रीवियस मतलब क्वेश्चंस में बताया था आपको P पे पावर Q, उस तरह का काम अब नहीं करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। फिर से टोटल कितना मैट्रिक्स बना सकते हैं, ठीक है, यूजिंग द एंट्रीज 3 9 0 6 7।
and it is a scalar matrix of order 3। इस बार फिर से यहाँ पर हमें फाइंड करना है कितना मैट्रिक्स हम यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं इन 5 एंट्रीज को यूज करके। हर बार जो मैट्रिक्स बनेगा वह स्केलर मैट्रिक्स होगा और ऑर्डर इसका कितना होगा 3 होगा। तो फिर से यहाँ पर हम इसका एक जनरल लुक यहाँ पर देख लेते हैं। कुछ इस तरह का इसका लुक होगा, ठीक है। अब स्केलर मैट्रिक्स में जानते हैं, स्केलर मैट्रिक्स में भी यहाँ पर मेन डायगोनल को छोड़कर, यह मेन डायगोनल को छोड़कर बाकी जो एलिमेंट्स हैं नॉन डायगोनल वो सब के सब 0 होंगे। अब यहाँ पर यह 3 बॉक्स को भरने का टोटल कितना तरीका है ये अगर हम मालूम कर लें तो फिर हमारा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स के केस में यहाँ पर दिक्कत ये है कि अगर हम यहाँ पर जो रखेंगे वही यहाँ पर भी रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 अगर हम यहाँ पर 3 रखते हैं तो यहाँ पर भी 3 रखना होगा। तो 3 3 3 और रेस्ट सब 0, तो इससे एक मैट्रिक्स होगा। फिर अगर यहाँ पर हम 9 रखते हैं तो 9 9 9 एक दूसरा मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। फिर उसी तरह से अगर हम यहाँ पर 0 रखते हैं तो 0 0 0 और रेस्ट तो सब 0 है ही, तो इससे फिर एक तीसरा मैट्रिक्स बनेगा। फिर 6 6 6 6, ठीक है, चौथा मैट्रिक्स बनेगा और 7 से एक मैट्रिक्स बनेगा। तो यहाँ पर जितना एलिमेंट्स हैं उतना ही मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। जितना यहाँ पे फेवर में एंट्रीज हम यूज कर सकते हैं उतना ही स्केलर मैट्रिक्स यहाँ पे बनेगा। क्योंकि जानते हैं यहाँ पर 3 रखेंगे, दूसरा यहाँ पर नहीं रख सकते हैं। 3 से 3 3 3 मतलब 3 से एक बनेगा, 9 से दूसरा बनेगा, 0 से तीसरा बनेगा, 6 से तीसरा बनेगा मतलब नेक्स्ट बनेगा और 7 से एक बनेगा। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस कितना हो जाएगा यहाँ पर 5, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ जो पॉसिबल मैट्रिसेस इस केस में फॉर्म होंगे वह 5 होंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको अगर मिलते हैं तो वो सब क्वेश्चंस आपको बनाने चाहिए। इस तरह से क्वेश्चंस को बनाने पे आपके जो मैट्रिक्स के टाइप्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उस तरह के क्वेश्चंस को आप इजीली वे में बना सकते हैं। बाकी जितने भी मैट्रिक्स के टाइप्स अभी हमने आपको बताए हैं इसे आपको याद रखना है। खास करके जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन हमने आपको बताया है तो उस स्टैंडर्ड डेफिनेशन को आप याद रखेंगे ताकि आगे इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट्स हम यूज करेंगे, जो हम आपको बताएंगे, उसमें इन स्टैंडर्ड डेफिनेशन को काफ़ी बार यूज किया जाएगा। ओके, तो इस लेक्चर को आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आज इस लेक्चर में हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपको मैट्रिसेस के पढ़ाए हैं उम्मीद करता हूं कि आप उसे बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो अगर आप हमारे लेक्चर्स को अच्छे से समझ पाते हैं, इससे आप बहुत कुछ सीख पाते हैं, लर्न कर पाते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे लेक्चर को लाइक करें। आपके लाइक्स हमें और बेटर लेक्चर्स बनाने में हेल्प करेंगे। और साथ ही साथ आप में से बहुत सारे लोग हमारे लेक्चर को शेयर नहीं करते हैं, तो अगर आप अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करते हैं तो फिर हमारा और बेटर लेक्चर्स आपके सामने आएगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।